अचानक वाकये से मैं काफी बौखला गया और बेतहाशा दौड़ने लगा। गेट से जैसे ही मैं बाहर आया, खौफ की एक और लहर मेरे ऊपर आ पड़ी, क्योंकि बाहर शकील बेहोश पड़ा हुआ था और वो सायानुमा चीज शकील से चंद फुट दूर मुखालिफ समत में मुंह करके खड़ी थी। इस अचानक रद्द अमल की वजह से मेरा बैलेंस भी बिगड़ गया और गिरते गिरते बचा। अब ये साया दिन होने की वजह से बहुत वाज़ा नजर आ रहा था। इसके जिस्म पर सिया लिबास, वो भी तार तार एवा, और इंतहाई गंदी बदबू। उंगलियों के नाखून 2 इंच लंबे और गर्दन धड़ से काफी बाहर निकली हुई। बस चेहरा मुखालिफ समत होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो मुझे एहसास हुआ कि अब जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय, मगर मुझे शकील के पैरों में कुछ हलचल महसूस हुई। इससे मुझे तसल्ली मिली कि कम से कम शकील मरा नहीं है, और हैरत इस बात पर भी कि पीछे मेरा शोर होने के बावजूद इस साय ने मुड़कर मुझे देखा तक नहीं और वही खड़ा रहा। इसके जिस्म से उठने वाली बदबू ने सांस लेना मुश्किल कर दी थी। फिर अचानक कुछ ऐसा एवा कि मैं हैरान हो गया। वो साया तेजी के साथ दीवार की दूसरी तरफ कूद गया और वही आवाज साथ साथ हड्डियां चबाए जाने की भी सुनाई देने लगी। मैंने फौरन खुद को संभाला और शकील की तरफ बढ़ गया। दिल में ये दुआ कर रहा था कि उसे ऐसा कुछ ना हो, वरना बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। खैर, दिल बड़ा करके मैंने शकील को सीधा किया और इससे मुझे तसल्ली हुई कि शकील सिर्फ बेहोश हुआ था। जैसे तैसे करके मैंने इसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। क्योंकि अब मगरिब का वक्त गुजर चुका था, इसलिए दिन ने अंधेरे की चारद ओढ़ना शुरू कर दी थी। 5 मिनट की कोशिश के बाद उसे होश में लाने में कामयाब हो गया। शकील की हालत ऐसी थी कि वो बोल नहीं पा रहा था। बढ़ते हुए अंधेरे के पेश नजर मैंने उसे सहारा देकर निकलने में आफियत समझी, क्योंकि ये 100% यकीन हो चुका था कि यहाँ ठहरना अब अपनी मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो सायानुमा मखलूक कभी भी वापस आ सकती थी। खैर, शकील को सहारा देकर मैंने इस इमारत से दूर हटना शुरू कर दिया। अब शकील भी कुछ संभल चुका था, मगर वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा जैसे इसकी आवाज इस साए के साथ ही चली गई हो। हम इमारत से इतनी दूर आ गए थे कि अब दौर से मुकम्मल इमारत हमें नजर आ रही थी। अब पहली दफा शकील ने जबान खोली। जबान किया खोली, सीधी मुझे गाली ही बिक दी। उसने फिर एक के बाद एक 5-6 गालियां में सिर्फ इसके मुंह की तरफ देख रहा था। शायद खौफ और डर के बाइस इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मेरे पास सिवाय चुप रहने के कोई चारा न था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गया और बाद में सॉरी भी कहा। नॉर्मल होने के बाद मैं और वो इस इमारत से कुछ दूर मिट्टी के एक टीले पर बैठ गए। शकील, तुमने इसे देखा? मैंने पूछा। शकील ने एक झुरझुरी ली और कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से पनाह मांगने लगा। फिर बोला, साहिल यार, आज तो तुमने मुझे मरवा ही देना था। अल्लाह की पनाह में दोबारा तेरी बातों में खब्बी नहीं आऊंगा और न तेरे साथ फिर कभी इस इमारत की तरफ आऊंगा, बल्कि अब मैं ये गांव छोड़कर बाहर ही चला जाऊंगा। अच्छा, अपनी राम लैलाबाद में मुझे बता वो क्या चीज थी? मैंने कहा। उसने फिर झुरझुरी ली और कहा कि साहिल, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई तुम्हें अंदर गए, इसीलिए मैंने मोबाइल निकाला और वहां गेट के पास बैठकर गेम खेलना शुरू कर दी। जल्द गेम से वो हो गया, फिर सलफियां लेने लग गया। मैं इमारत को अपनी बैकग्राउंड में लाकर सलफी लेने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे इमारत के ऊपर कोई सा ऐसा नजर आया और गायब हो गया। वहम होगा सोचकर फिर मैं फोटो शूटिंग में मसरूफ हो गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे पास से ही गराहत की आवाज आने लगी। मैं डर गया। फिर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक बहुत ही भयानक शक्ल बिल्कुल मेरे चेहरे पास नजर आई। साहिल, बहुत ही भयानक थी वो। अल्लाह, मेरी तौबा, आंखों की जगह आग की तरह जल रही थी। चारा ऐसे था जैसे मांस के टुकड़े आर्जी तौर पर लटकाए गए हों। दांत और नीचे वाला जबड़ा मांस से बिल्कुल खाली था। मुंह में शायद वो कुछ चबा रही थी और उसके बावजूद 5 इंच लंबी जबान मेरी तरफ लहरा रही थी। एक अजीब और सर्द मुस्कुराहट इसके चेहरे से झलक रही थी। मेरे जिस्म में जान बाकी ना रही। बस इतना एहसास हो रहा था कि शायद ये मेरी मौत का फरिश्ता है। और तब मेरे मुंह से चीख निकल गई
इसके बाद तेरे सामने मुझे एविश आया, अल्लाह की पनाह में बाज आया, दोबारा तेरे साथ यहाँ आने से आज तो मैं बच गया, मगर दोबारा बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सब सुनने के बाद खौफ तो था, मगर कुछ ऐसे सवालात भी थे मेरे पास जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। जैसे मेरे इमारत के अंदर होने के बावजूद इस मखलूक ने शकील पर ही क्यों वार करने की कोशिश की? मुझे अंदर रहने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ बदबू आई, मगर बाहर इस शय ने शकील को पकड़ने की कोशिश की। सवालात का एक वसी सिलसिला दिमाग में पैदा हो चुका था, मगर अब हम 3 लोग थे जो इस मखलूक को देखने का हकीकी दीवो कर सकते थे, मैं, शकील और बाबा खावर जलाल। मगर बाबा की मौत हो गई थी, बच्चे हम 2 थे और लोगों की वो कहानियां जो इस मखलूक के होने की तरफ इशारा करती थीं। अगले दिन का आगाज गांव में किसी तूफान से कम न था। दरअसल शकील ने घर आते ही सारी वारदात रात को डेरे पर बैठने वाले दोस्त अहबाब को सुना दी थी और जंगल में लगी आग की तरह ये बात पूरे गांव में और अतराफ में फैल गई थी। लोगों का बहुत बड़ा हुजूम मुझे घेरे में लेकर पूछने लगता और मुझे बताने में बहुत कोफ्त होती। मैं कान बचाकर निकल जाता, लेकिन दूसरी तरफ शकील तो अच्छा खासा हॉरर स्टोरी टेलर बन गया था। वो अपनी तरफ से बहुत सी इजाफी रुदात भी कहानी ऐड कर देता, जिससे दहशत और फैलने लगी। और कुछ तो इतने अफवाह परस्त थे कि डेली कोई ना कोई न्यूज स्टोरी बनाकर हीरो बनने की कोशिश करते। खैर, मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं था। उन सब बातों से बेनियाज होकर मैं हकीकत जानना चाहता था। यही वजह थी कि मैं बाहर लोगों में अफवाह का हिस्सा बनने को तैयार न था। चंद दिन गुजर गए, कोई ऐसा वाकया रूनुमा न हुआ। मैं भी जाब में मसरूफ हो गया, मगर वालिद के इसरार पर मैंने न सिर्फ मोटर बाइक ले ली बल्कि रास्ता भी तब्दील कर लिया। मगर ये बात और वो वाकयात अभी तक मेरे लिए नाकाबिल फरामोश बने हुए थे। ये इतवार का दिन था, ऑफिस से छुट्टी थी। मैं सुबह उठा, नमाज से अभी फारिग ही हुआ था कि एक क़यामत खेज खबर कानों से टकराई, और वो थी शकील की मौत की खबर। ये कहा जा रहा था कि जैसे दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गया। ये खबर मेरे लिए खौफ और हैबत से कम ना थी, क्योंकि रात 10 बजे तक शकील मेरे पास बैठा हुआ था। ज़ाहिरी तौर पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था और हशाश बशाश उठकर वो घर गया था, और अब सुबह उसकी जवान मौत की खबर सुन ली। मैं फौरन उसके घर गया। आहो मातम का आलम था। जवान बेटे की मौत पूरी फैमिली पर क़यामत से कम ना थी, और था भी ऐसा ही। सब दोस्त लायकीनी से इसकी लाश पर मातम कर रहे थे। मेरी आंखें भी नम थीं, क्योंकि इसने रात सोने से पहले आखिरी चंद घंटे मेरे पास गुजारे थे। लाश को गुस्ल देने का वक्त आया। ये देखकर एक बार फिर से मुझे हैरत और खौफ ने घेर लिया कि इसकी बॉडी का हाल भी बाबे खावर जलाल की तरह था। रंग जर्द पड़ चुका था, यहाँ तक के होनक भी पीले हो चुके थे। ये मुमासलत देखकर मेरी छठी हिस्स ने कहीं ना कहीं खतरे का ऐलान कर दिया था। दोनों लाशों का हाल एक जैसा था। ये बात शायद किसी और ने नोट ना की थी, मगर मैं इस बात पर अटका हुआ था। खैर, ये दिन जनाजे और कफन दफन में गुजर गया। गांव में हर तरफ एक खौफ सा था। आज वक्त से पहले लोग घरों में बंद हो गए थे। ऐसा लगता रात वक्त से पहले ही आ गई हो। एक अनदेखा खौफ और सर्द हुआ जिस्मों में हैबत पैदा कर रही थी। रात की तारीकी शोर मचा मचा कर कह रही थी कि अब यह हुआ नून गुन्ना, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। इस वक्त 1:30 बज रहा था। आंख खिलने का सबब कुत्तों के रोने की आवाजें थीं। आज से पहले कुत्ते ऐसे कभी नहीं चीखे थे। गांव के सारे कुत्ते शायद एक जगह ही इकट्ठे हो गए थे। गौर करने पर मैंने महसूस किया कि कुत्तों के भौंकने और चीखने की आवाजें इसी तरफ से आ रही हैं जिधर वो इमारत है। कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे जैसे उन्होंने कोई बदरू देख ली हो। खिड़की खोलकर मैं इसी समत देखने लगा जिधर से कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन शायद कुत्तों की आवाज में एक और आवाज आ रही थी, और ये आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वही आवाज थी, वही गराहत और हड्डियां टूटने की आवाज मदहम सी, मगर थी वही। अब तो मुझे भी खौफ आ रहा था। दिल के किसी कोने में खौफ और वहम ने जगह बना ली थी। एक बात तय थी कि अब इस गांव पर कोई ना कोई मुसीबत पर फैलाई सवार होने की कोशिश कर रही है।
अब आवाजें मध्यम हो रही थीं। मैंने खड़ी बंद की और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। शकील और खावर जलाल की मौत के बाद बहुत सी क़ियास आराइयों ने मुझे घेरे में लिया हुआ था। अगले चंद रोज तक ये आवाजें यहीं सुनाई देती रही और पूरे गांव में खौफ का समा बंद सा गया। जवानों की वो महफिलें जो रात गए तक चलती थीं, वो अब दिन ढलते ही दम तोड़ देती और गांव की रौनक तो जैसे अपनी मौत मर गई हो। मैंने भी जाब से जल्द वापस आना शुरू कर दिया था। अब रात से पहले घर वापस आ जाया करता था। ये शाम 5 बजे का वक्त था। मैं मोटरसाइकिल पर सवार जाब से वापस गांव की तरफ आ रहा था और इस स्टॉप के पास पहुंच चुका था जिसके रास्ते पर वो इमारत मौजूद थी। क्योंकि मैंने इस रास्ते से अब गांव जाना बंद कर दिया था, इसलिए मैं जहां स्टॉप पर खड़ा सिर्फ इस रास्ते को देख रहा था जहां पर जो इक्का दुक्का दुकानें यहां हुआ करती थीं, वो भी अब खौफ की वजह से मुकम्मल बंद कर दी गई थीं। मैं वहां खड़ा ये रास्ता देख रहा था कि गांव की मस्जिद के स्पीकरों से किसी की मौत का ऐलान सुनाई दिया। मैंने फौरन बाइक आगे बढ़ा दी और दूसरे रास्ते से तेजी से गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये रास्ता 8 किलोमीटर लंबा था।